फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा लॉ का। बट जैसा भी जाए, हमें अगले पेपर्स को सुधारते रहना है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो जिसका नाम है टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर सीए इंटर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ाते पढ़ाते मुझे कम से कम 4-5 साल हो चुके हैं स्पेसिफिकली टू सीए इंटर। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से लगभग आपके एग्जाम में एज इट इज बैठेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन चैप्टर वाइज बाइफरकेटेड है और यही सेम टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा जीएसटी विद साहिल ग्रुप पे। आओ सर, डिस्कस द लिवेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। तो भाई इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पे जीएसटी नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन ने बाहर करा हुआ है। इसके ऊपर आता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट, ये ध्यान रखना। सर पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता। इसके ऊपर आती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट, और इनके ऊपर जीएसटी आएगा उस तारीख से जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। टबैको और ओपियम, अब ये दोनों आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी भी आता है और एक्साइज ड्यूटी भी आती है। तो जो हमारा टबैको है, टबैको के ऊपर जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दोनों आता है। ओपियम, इंडियन हेम्प के ऊपर जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज ड्यूटी आती है। ठीक है सर, लिस्ट एनी 4 सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज विच आर सबसम्यूम्ड इन जीएसटी। तो भाई जो स्टेट लेवीज है, स्टेट सरचार्ज एंड सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और एडवर्टाइजमेंट का टैक्स, ये सारे स्टेट टैक्सेस सबसम्यूम हो गए हैं जीएसटी में। सर सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन से सबसम्यूम हुए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कस्टम में आती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। तो ये सारे सेंट्रल टैक्स सरचार्ज हो गए हैं। 4-4, 5-5 नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टन रीजन, व्हाट आर दे। सर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जीएसटी काउंसिल की जो एक्ट है, प्रोसीडिंग है, वो इनवैलिड नहीं रहेगा बाय सर्टन रीजंस। तो कौन कौन से रीजंस है? तो सर सबसे पहला वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भाई काउंसिल की मेंबरशिप में कोई वैकेंसी है, जितने मेंबर्स रिक्वायर्ड थे उतने मेंबर्स नहीं है, या सम डिफेक्ट्स इन दी काउंसिल सेटअप, तो इस वजह से हम आपके जो एक्शन है उनको इनवैलिडेट नहीं करेंगे। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट, सर आपको अपॉइंटमेंट में सपोज करो इतना कोरम लग रहा था, ये फॉर्म लग रहा था, पर आपने ये सब को इग्नोर करा। तो अगर आपने ये सब को इग्नोर करा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने जो एक्शन लिया वो वैलिड रहेगा। उसके बाद सर प्रोसीजर इरेगुलरिटी, तो अगर भाई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, प्रोसीजर इरेगुलरिटी का मतलब है जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था वो प्रोसीजर अगर आपने फॉलो नहीं करा तो उस केस में भी जो सब्सटेंस है इशू का, उसका जो एक्शन लिया जाएगा वो वैलिड रहेगा। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। फिर सर सप्लाई अंडर जीएसटी, अब सुनो ध्यान से। गामा मल्टीप्लेक्स रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब गिव्स द फॉलोइंग ऑफर्स फॉर बुकिंग मूवी टिकट्स। अगर आपको याद हो तो जब हमने मूवी टिकट बुक करी, अगर उसी के साथ फूड एंड बेवरेजेस बुक करा तो ये होता है कंपोजिट सप्लाई, और जहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है वो होता है हमारा मूवी टिकट। पर सर अगर हम अलग अलग जा रहे हैं, मूवी अलग, पॉपकॉर्न बेवरेजेस अलग, तो अलग अलग जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला है टिकट्स ओनली। तो भाई अगर सिर्फ टिकट्स की बात करें, तो अगर हम सिर्फ टिकट्स की बात करें तो सर ये टिकट है 200 रुपये पर पर्सन, कॉम्बो ऑफर है 350। तो इस कॉम्बो ऑफर में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस कॉम्बो ऑफर में इंपॉर्टेंट है हमारा क्या? टिकट। तो जो टिकट के ऊपर रेट रहेगा वो रहेगा। सर स्नैक्स ऑफर है 250 रुपये पर टोकन, तो स्नैक्स के ऊपर स्नैक्स का जीएसटी लगेगा। 10,000 टिकट्स कॉम्बो ऑफर में बेची गई, मतलब 10,000 इंटू 350। अब इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? तो ये सिनेमा वाला रेट लगेगा। सर 2,500 टिकट्स है तो टिकट वाला रेट लगेगा, स्नैक्स है तो स्नैक्स वाला रेट लगेगा। सर आखिरकार सीजीएसटी एसजीएसटी क्या लगेगा? भाई हम पंजाब में हैं और अज्यूमिंग ये इंट्रा स्टेट है, क्योंकि कुछ बोला तो गया नहीं,
तो बस रेट ऑफ जीएसटी व्हेन कॉम्बो सप्लाई इज मेड, तो कॉम्बो सप्लाई में 9% आपका रेट लग जाएगा। तो देखो भाई कॉम्बो सप्लाई में इंट्रा स्टेट मान के 9% रेट आपका लग जाएगा। सर ओनली स्नैक्स आर सोल्ड, तो 2.5% का आपका रेट लग जाएगा। और सर ग्रॉस जीएसटी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो भाई सुनो ध्यान से, 10,000 कॉम्बो 350 के रेट से 9% का आपको रेट लगाना रहेगा। टिकट्स के ऊपर सर वही टिकट्स में तो नॉर्मल टिकट्स का 9% का रेट लगेगा, और जो स्नैक्स सप्लाई करे तो स्नैक्स के ऊपर स्नैक्स वाला रेट लग जाएगा। ऐसे करके टोटल जीएसटी पेबल आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 5, चार्म लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, मैन्युफैक्चर्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड अपॉइंटेड हैंडसम ऑफ मुंबई, who is registered under GST in the state of Maharashtra as their Dell Credit agent to sell their products. Being a DCA, he agrees to raise invoice in his own name. सर ये जो DCA इसने अपने नाम पे इनवॉइस इशू करा, मतलब ये सच्चा एजेंट है, मतलब ये एजेंट पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर होगा। क्योंकि ये एजेंट पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर होगा, तो जो प्रिंसिपल ने इसको गुड सप्लाई करे विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई बन जाएगा। पर सर सर्विसेज सप्लाई करी तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। और क्योंकि ये डीसीए है और सच्चा एजेंट है, तो सर ये जो डीसीए आगे कस्टमर को सप्लाई करेगा और बदले में जो इंटरेस्ट आएगा वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो सर, रियलाइज द पेमेंट, ही एक्सटेंड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एंड चार्जेस इंटरेस्ट फॉर सेम, हैंडसम प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहला आउटवर्ड सप्लाई, सर मिस्टर हैंडसम ने गुड्स सोल्ड करा, डीसीए कैपेसिटी 2,80,000, इंटरेस्ट अर्नड 20,000। भाई इन दोनों को जोड़ो, 3 लाख और 3 लाख के ऊपर इंट्रा स्टेट आप रेट लगा दो। सर रेट इन्होंने बोला है 9% 18%, तो राजा मेरे ये 3 लाख 9% का रेट और इंटरेस्ट यहाँ पे क्लब हो जाएगा। उसके बाद सर कमीशन, तो कमीशन पे तो नॉर्मल जो रेट लगेगा जीएसटी का वो लगाओ, तो 30,000 पे 9% का कमीशन। सर इंटर स्टेट है क्या? हाँ इंटर स्टेट है, तो फिर 18% का आईजीएसटी लगाओ। फिर इनवर्ड सप्लाई, तो सबसे पहले हमको जो गुड्स मिले हैं चार्म लिमिटेड से, सर ये जो गुड्स मिले क्या है, सप्लाई बनेगा 100% सप्लाई मिलेगा, आपको आईटीसी भी मिलेगा, तो वैल्यू है 2 लाख। इंटर स्टेट है तो 18%, तो करस्पॉन्डिंगली 18% यहाँ पे रहेगा और आपको आईटीसी भी मिलेगा। और सर फिर वो वहाँ पे सर्विसेज है, रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जो सर्विसेज है वो तो पैरा नंबर 3 में आता ही नहीं है, तो वो सिर्फ गुड्स आता है, तो सर्विसेज सप्लाई नहीं बनेगी, तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगा और कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो बस ग्रॉस जीएसटी और एलिजिबल आईटीसी निकालना था, जो हमने बखूबी निकाल दिया। आगे, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी। सर ग्लोरी लिमिटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। सेवा ट्रस्ट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो ग्लोरी ने 2 लाख रुपए दिए और कंडीशन बोली कि भाई सेवा ट्रस्ट एक होर्डिंग लगाएगा। अब इधर सुनो ध्यान से, सर डोनेशन बाय एन इंडिविजुअल टू द चैरिटेबल ट्रस्ट, तो अगर इंडिविजुअल चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है तो जीएसटी नहीं लगता अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती है। पहला, पेमेंट इज मेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरा पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन, और तीसरा पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। सर पहली बात तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने पेमेंट नहीं करा है, सेवा ट्रस्ट ने पेमेंट करा है, और दूसरा सर यहाँ पे पर्पस फिलैंथ्रोपिक नहीं है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पर्पस है। क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पर्पस है तो यहाँ पे हम जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद एबीसी बैंक। He consulted Jacobs and Company of London and took its advice for buying a residential house and paid a consultancy fees. सर import of services में 2 बातें, अगर import of services में consideration है GST लगेगा no matter what, पर import of services अगर without consideration है तो related person होना चाहिए प्लस in the course और furtherance of business होना चाहिए, तो ही GST की बात होगी। सर 2 मिनट। तो सुनो यार ध्यान से, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो भाई यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है तो यहाँ पे ये चेक नहीं करना। क्या चेक नहीं करना? कि बिजनेस यूज है यहाँ पर्सनल यूज है, तो ये सप्लाई बन जाएगा। ठीक है,
आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नूतन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर, मध्य प्रदेश, प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैरिड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। रेम्यूनरेशन पे करा टू मिस्टर मदन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। कंपनी ने TDS 192 194J दोनों में डिडक्ट करा है। 8.5 लाख का ग्रॉस पेमेंट और 11,50,000 का ग्रॉस पेमेंट। भाई ये जो सैलरी है इस पे देयर वुड बी नो जीएसटी, शेड्यूल 3 में कवर्ड है। पर ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उस प्रोफेशनल सर्विसेज पे जीएसटी आएगा। तो सर ये प्रोफेशनल सर्विसेज पे कौन जीएसटी देगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो हमारी कंपनी है वो जीएसटी दे देगी। पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज, भाई इंडियन रेलवेज पे ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगता है, इंडियन रेलवेज पे कभी भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता। पेड टू XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, सर सिक्योरिटी में इफ सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम की बात होती है। यहाँ पे तो सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। सर पेड फीस टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री लाइसेंस, सर गवर्नमेंट को आपने फीस पे करी बट 5,000 रुपये से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, देयर वुड बी नो जीएसटी। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है भाई। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर दिया हुआ है, कंप्यूट द जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो भाई ये आएगा 11,50,000 और 11,50,000 का 9% CGST SGST। इंडियन रेलवेज का फॉरवर्ड चार्ज में तो रिवर्स चार्ज पूछ रहा है, यहाँ पे नील। सिक्योरिटी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज, ये तो रिवर्स चार्ज पूछ रहा है और सर ये एग्जेम्प्ट होता है तो यहाँ पे भी नील, तो बस एक ही आएगा हमारा डायरेक्टर फीस। आगे आ जाओ। अजय हैज अ रिपेयर सेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। His repair center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in making any interstate supply of service. His aggregate turnover in preceding financial year is 45 lakh. क्या अजय 10-1 और 10-2 की कंपोजिशन ले सकता है? अजय भाई 10-1 और 10-2 की कंपोजिशन तो वही ले सकते हैं जो गुड्स में डील कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले भी ले सकते हैं। पर सर आप रेस्टोरेंट में थोड़ी, आप तो सर्विसेज का काम कर रहे हो, तो अजय भाई आप 10-1 10-2 की कंपोजिशन नहीं ले सकते। क्या 10-2A की ले सकते हो? हाँ सर, 10-2A वाली स्कीम सर्विसेज के लिए रहती है। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 10-2A की स्कीम ले सकते हो। अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख तक है आप कंपोजिशन स्कीम में वैलिड रहोगे। सर कितना टैक्स? तो 6% लगेगा, तो 45 लाख का 6%, 3% CGST, 3% SGST। तो बहुत बढ़िया, सिंपल। अज्यूमिंग एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख, तो 35 लाख का लगा लो भाई 6%। ठीक है सर, वुड योर आंसर भी डिफरेंट? बजाय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। खरीद आप कहीं से भी सकते हो, इंटर स्टेट बेच नहीं सकते, तो ये बेच नहीं रहा है तो खरीद रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो भाई इन्होंने सेक्शन 10 समझाया। अच्छा, मार्जिनल सर्विसेज भी बताई जो नहीं बतानी थी, पर इन्होंने बताई कि गुड्स वाला मार्जिनल सर्विसेज दे सकता है अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। और सर फिर इन्होंने एक और चीज बताई है कि भाई ये 10-1 10-2 की स्कीम नहीं ले पाएगा पर 10-2A की स्कीम ले सकता है। और 35 लाख का 6%, 2,10,000, 1,05,000 CGST, 1,05,000 SGST, बस इतनी सी बात है। और सर रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन 10-2A की नहीं ले सकता अगर वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तो आप गुड्स तो कहीं से भी खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चन है। अ लैंडलॉर्ड हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रेंट्स आउट द फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी टू डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन। भाई लैंडलॉर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। सबसे पहले रेसिडेंशियल फ्लैट दे रहा है, यूज बाय टेनेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्सनल रेसिडेंस। सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, नो जीएसटी। रेसिडेंशियल फ्लैट यूज बाय कंपनी एज अ गेस्ट हाउस फॉर इट्स एम्प्लॉय। अब सर अगर आप गेस्ट हाउस की तरह रजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो कमर्शियल यूज के लिए, तो वो जो कंपनी है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करेगी। ब्रांच ऑफिस, सर वो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। कमर्शियल शॉप, इसके ऊपर तो अभी अमेंडमेंट आया है कि अगर सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड है, रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है और अगर कमर्शियल शॉप है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यही पूछ रहा है कि भाई टैक्सेबिलिटी एग्जम्पशन बताओ, तो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ये एग्जिम्ट है। पर दूसरे केस में, हाँ दूसरे केस में क्या है सर, भले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर एज अ आप कमर्शियल यूज कर रहे हो तो जीएसटी एप्लीकेबल आरसीएम में, तीसरे केस में भी सर आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा, और चौथे केस में भी आरसीएम लग जाएगा। और इन्होंने एक और चीज पूछी है, व्हाट इफ सप्लायर वॉज रजिस्टर्ड। भाई अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो सर यहाँ पे तो एग्जाम्पशन है, रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज और यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज। जब सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो फिर रिवर्स चार्ज की बात नहीं होगी। डन, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ सर, प्लेस ऑफ सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आशा इंटरप्राइजेस सप्लायर ऑफ स्यूइंग मशीन्स इज लोकेटेड इन कोटा राजस्थान and registered for the purpose of GST. It receives an order from Deep Traders located in Jalandhar. The order is for supply of 100 sewing machine with an instruction to ship the machine to Jyoti Sons. अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है आप तो डायग्राम बनाओ। यहाँ पे कौन है? आशा। आशा कहाँ की रहने वाली है? कोटा राजस्थान। इसको ऑर्डर मिला है फ्रॉम दीप ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिख दो आप दीप ट्रेडर्स। ये कहाँ का रहने वाला है? पंजाब। ऑर्डर इज फॉर सप्लाई ऑफ 100 स्वीविंग मशीन विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द मशीन टू ज्योति सन्स, और इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको शिप करना है कहाँ? ज्योति सन्स। बिल इसको करना है, शिप इसको करना है, बिल टू शिप टू मॉडल। सर दो ट्रांजैक्शन है, एक तो आशा और दीप ट्रेडर्स के बीच में और एक दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में। जो ट्रांजैक्शन आशा और दीप ट्रेडर्स के बीच में हो रहा है वहां पे 10(1)(b) लगेगा, और 10(1)(b) के हिसाब से जो हमारी दीप ट्रेडर्स की लोकेशन है पंजाब, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर ये जो दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पे 10(1)(a) लगेगा, और 10(1)(a) के हिसाब से जो ज्योति सन्स की लोकेशन है वो है पंजाब, वो बन जाएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में तो राजस्थान पंजाब तो IGST लगेगा, और यहाँ पे पंजाब पंजाब तो CGST SGST लगेगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे सप्लाई बिटवीन आशा एंड दीप इज बिल टू शिप टू मॉडल, और बिल टू शिप टू में हम ऐसा मानते हैं कि जो थर्ड पर्सन है हैज रिसीव्ड द गुड्स। थर्ड पर्सन मतलब हमारे केस में कौन रहेगा? ये दीप ट्रेडर्स, और प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आशा और दीप ट्रेडर्स के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जालंधर पंजाब, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST लगाओ। और इन दोनों के बीच में दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में, तो जो दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे तो सर 10(1)(a) लगेगा, और 10(1)(a) के हिसाब से जहां पे गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं वो तो CGST SGST लग जाएगा। मिस्टर मूर्ति, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र, हायर्स द सर्विसेज ऑफ सन लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटका। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर 12(7) ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नो मैटर व्हाट। अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो, पर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ सर, सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय सन लिमिटेड। सर जी यहाँ पे हमारा जो सन लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड है, हाँ भाई रजिस्टर्ड है कहाँ पे? दिल्ली, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज दिल्ली। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके सन लिमिटेड रजिस्टर्ड है, मूर्ति अनरजिस्टर्ड है। तो भाई मूर्ति अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रहे, तो इवेंट कहाँ पे हो रहा है? तो इवेंट हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है बेंगलुरु कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बेंगलुरु कर्नाटका। फिर अगर सर प्रोडक्ट लॉन्च बैंकॉक में हो रहा है, तो भाई अगर बैंकॉक में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब पुणे महाराष्ट्र। और सर अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है तो ये देखना ही नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च कहाँ हो रहा है। रजिस्टर्ड में तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है? पुणे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब है ना 2 मिनट का समय दो, मैं मेरी वाटर बॉटल ले आऊं, सिर्फ 2 मिनट है ना।
चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 12, PQ, a statutory body, deals with all the advertisement and publicity of the government. ठीक है, it has issued a release order to Moon Plus channel registered in state A for telecasting and advertisement relating to one of the schemes of government. In the month of September एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट होगा ABCDE में। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 लाख। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है भाई। अगर आपको याद हो सेक्शन 1214 टेलीविजन चैनल का स्पेसिफिकली, वहां पे मैंने आपको बताया था हमको BARC का डेटा लेना रहता है लास्ट वीक ऑफ द गिवन क्वार्टर, मतलब प्रीसीडिंग क्वार्टर का लास्ट वीक लेना रहता है। कब हो रही है एडवर्टाइजमेंट? सितंबर, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून, जून के लास्ट वीक का डेटा लेना है, उसके हिसाब से बांटना है। अगर डेटा में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट आ रही है तो एज पर सेंसस बांटेंगे। बहुत बढ़िया, ये रहा बार्स का डेटा लास्ट वीक ऑफ जून। ए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बी और सी है, डी और ई है, तो बी और सी स्टेट को हमको स्टेट वाइज बांटना पड़ेगा। 180-20 है तो 9:1 और यहाँ पे 4:1। ठीक है, थोड़ा लेक्चर स्पीड में चलेगा क्योंकि भाई अपने को बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो 9:1 और 4:1। अब सुनो ध्यान से, 50,000 है, 10 लाख रुपए ये, तो एक्सक्लूसिव ऑफ GST ये कौन से स्टेट में भाई? तो स्टेट ए में है ये, तो ये स्टेट है तो सबसे पहले तो आप इस रेशियो में बांट दो। तो ये क्या रेशियो बन रहा है अपना? 0.5:1:0.5। तो ये रेशियो में बांट दो भाई। हाँ, तो ये क्या रेशियो आ रहा है? 1:2:1। तो आपने जैसे ही बांटा 2.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। अब ध्यान रखना, ये जो 2.5 लाख है ना, ये तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्टेट है तो CGST SGST लग जाएगा। पर भाई ये 5 लाख बी और सी का है, तो इसको आप सेंसस के हिसाब से बांटो, डेट इज 9:1, तो 4.5 लाख और 50,000 ऐसे बांटना पड़ेगा। और डी और ई को भी आपको 4:1 में बांटना पड़ेगा। अब जैसे डी और ई 2.5 लाख है तो 2.5 लाख को 4:1 में बांटोगे, 2 लाख और 50,000। ठीक है, और फिर क्या लगेगा भाई? पहले ट्रांजैक्शन में CGST SGST और बाकी सब में IGST लगेगा। बोलो माता रानी की जय। सिंपल, आ गया। मिस्टर बिंदुसार इज एन एम्प्लॉय इन गलगोटिया एंड सन्स वर्किंग एट मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस। बिंदुसार इज अनरजिस्टर्ड अंडर GST. Family is located in Bareilly, Uttar Pradesh. His son requires a laptop for his school project on urgent basis. Therefore, Bindusar places an order on Amazing.in, an e-commerce platform, for supply of laptop of latest configuration, which is to be delivered at his residential address located in Bareilly, Uttar Pradesh. Mr. Bindusar, while placing the order, प्रोवाइड्स द बिलिंग एड्रेस। भाई 10(1) CA में एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आपके पास दो एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो डिलीवरी एड्रेस रहेगा, बिलिंग एड्रेस नहीं रहेगा। तो राजा मेरे यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस क्या है? ये तो बिलिंग एड्रेस है, डिलीवरी का है, तो सिर्फ डिलीवरी हो रहा है हमारा ये रहा, लोकेटेड इन बरेली उत्तर प्रदेश। तो डिलीवरी एड्रेस रहेगा 10(1) CA के हिसाब से, वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले 10(1) CA समझाना, फिर ये 2024 का जो सर्कुलर है वो समझाना, और फिर समझाना जहां पे डिलीवरी हुई है वो रहेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आ गया एग्जम्पशन। सर डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज क्लॉक रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पैसेंजर। सर एग्जम्प्ट होता है, नया एग्जम्पशन आ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास और AC टैक्सेबल, बाकी सब एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट होता है। प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू पैसेंजर एग्जम्प्ट। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बैंगलोर रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन चेन्नई। भाई ये हमारा क्या होता है? टैक्सेबल होता है रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एयर कंडीशन कोच टैक्सेबल होता है AC। सर रिलीफ मटेरियल, डोरेमोन वाले गुड्स जिसमें रिलीफ मटेरियल भी आता है, तो ये हो रहा है हमारा एग्जेम्प्ट। और ऑर्गेनिक मैन्योर भी हमारा क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। वो डोरेमोन वाले गुड्स आप ध्यान रखना बस। श्यामदास वॉज एडमिटेड टू सुरक्षा हॉस्पिटल 2 दिन के लिए। रूम रेंट 7,000। सर अगर रूम रेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है, पर ICU CCU वाले रूम को हटा देना। तो भाई यहाँ पे रूम रेंट तो ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? ऑपरेशन थिएटर एग्जेम्प्ट, कंसल्टेशन चार्ज एग्जेम्प्ट, अदर सर्विसेज एग्जेम्प्ट, बाकी सब एग्जेम्प्ट होता है रूम रेंट को छोड़ के, और रूम रेंट भी 5,000 से ज़्यादा और ICU CCU वाले रूम्स को छोड़ के।
ठीक है। Mr. Dhawan, an individual registered supplier of Ahmedabad, received the following amounts towards renting of intra-state supply. ठीक है भाई। Consideration received from security and housekeeping to Holy Foundation, an educational institution providing services by preschool education outside the school. भाई साहब, सिक्योरिटी की सर्विसेज स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट होती है, बट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी की सर्विसेज विद इन द प्रीमाइसेस दी जाए। यहाँ पे आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस दी जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। सर इंट्रा स्टेट है, सीजीएससी एसजीएससी लगाना पड़ेगा। सर ऑनरेरियम फॉर पार्टिसिपेशन एज गेस्ट एंकर, तो भाई ये जो ऑनरेरियम का अमाउंट है ना, ये भी हमारा टैक्सेबल रहता है, ये एग्जाम्प्ट नहीं रहता है, तो ये भी क्या टैक्सेबल। फिर सर हायरिंग चार्जेस फॉर नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई, सर एम्प्लॉय के लिए जो स्पेशल बस ली गई है, ये भी क्या होता है हमारा टैक्सेबल होता है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक, सर अगर इंडिविजुअल रिक्रिएशनल एक्टिविटी करता है तो एग्जेम्प्ट, हाँ तो भाई ये इंडिविजुअली है तो इसको कर दो एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ फ्लैट टू साहिल प्रोप्राइटर ऑफ दयाराम एंड सन्स, रजिस्टर्ड पर्पस ओन रेसिडेंस पर्सनल कैपेसिटी एग्जेम्प्ट करो। प्रोवाइडेड प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, हाँ है। प्रोवाइडेड ओन रेसिडेंस है, तो मैं मान रहा हूं इसको इन्होंने एग्जेम्प्ट करा होगा। देखें भाई 60,000, ठीक है डन क्लास, बस हो गया सर ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल। वैल्यू ऑफ सप्लाई, आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, पर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस हो जाएंगे अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में, दूसरा सामने वाला प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर ले, और तीसरा आपका जो डिस्काउंट है दैट शुड बी लिंक्ड टू द रिलेवेंट इनवॉइस। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर बहुत बढ़िया, पर अगर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद सर रेड पेपर लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 15 लाख, प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है उसको ऐड नहीं करते हैं। प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी सब्सिडी हमको मिलती है उसको ऐड करते हैं, तो ये 50,000 ऐड हो जाएगा। सर म्यूनिसिपल अथॉरिटी टैक्स ऐड होगा, पैकिंग चार्जेस ऐड, सर सीजीएससी एसजीएससी यूटीजीएससी आईजीएससी कंपनसेशन सेस को छोड़ के जो भी टैक्स रहेगा वो हमारा ऐड होगा, पैकिंग चार्जेस ऐड। सर लेट फीस, इंटरेस्ट लेट फीस और पेनल्टी को ऐड तो करते हैं, बट जब वो रिसीव हो जाए और उसको हम कम जीएसटी मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं इसके अंदर जीएसटी शामिल है। तो लेट फीस बाय रेसिपेंट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रेसिपेंट हैज अग्रीड टू पे 6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल, मतलब इस 6,000 में जीएसटी शामिल है और हमको जीएसटी हटाना पड़ेगा, तो 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118 करना पड़ेगा। और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी, तो 15 लाख, 50,000, 20,000, 15,000, और फिर कितना आ गया ये 5085, तो टोटल आ गया 159,085। बस ये ध्यान रखना कि सर इसको कैसे क्या करना है, 6,000 इंटू 100 अपॉन 118। डन, आगे आ जाओ। टाइम ऑफ सप्लाई सिंपल चैप्टर है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सस्ता बाजार डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। कूपन इशू करा 20/6 को, वर्थ ₹2,000, रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम। सर अगर आपको पहले ही मालूम है कि किस पर्पस के लिए रिडीम होने वाला है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, तो 20/6 बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। कूपन 1/8 को इशू करा, वर्थ 3,000 विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी आइटम, तो पता ही नहीं है भाई किसके लिए रिडीम होगा, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, तो 18/8/2023। सर 10,000 लेट फीस कब मिली, 11/11/2023, तो सर 12/6 या 13/6 बोलता है लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी जब मिला तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, तो 11/11/2023 उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई एज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। सर गुड्स से या सर्विसेज से, अगर भाई सर्विसेज है तो यहाँ पे एक तो पेमेंट की डेट और रिवर्स चार्ज है, तो जब रेसिपेंट ने डेबिट करा या रेसिपेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी विच एवर इज अर्लियर, और 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो सर अब देखो अगस्त 10, जून 29, अब जून 29 में आपको 61 डेज गिनने, तो जून में 1 दिन, जुलाई में 31, और अगस्त में कितना 31 और 1 32, 32 में से आप 61 माइनस कर दो,
तो 29 अगस्त आ जाएगा मेरा 61 डे, 29 अगस्त को ख़त्म होगा। 29 अगस्त 10 अगस्त दोनों में से विच एवर इज अर्लियर 10 अगस्त। फिर सेकेंड वाला इसमें बस आपको काउंट करना है, तो जून 1, जून में 29, जुलाई में 31, अगस्त में 1, तो भाई 1 अगस्त और 10 अगस्त में से जो अर्लियर है 1 अगस्त आ जाएगा। फिर सर पार्ट पेमेंट ऑन 30 जून, तो भाई अब सुनो ध्यान से, एक तो 30 जून, फिर जून 29 से जैसे हम 61 डे गिनेंगे तो हमारा कितना क्या आएगा 29 अगस्त। तो 29 अगस्त और जून 30 में से विच एवर इज अर्लियर जून 30, और जो पार्ट पेमेंट 1 सितंबर है और 1 सितंबर और 29 अगस्त, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29 अगस्त। तो यहाँ पे 2 टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएंगे। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट हुआ जून 28 को, बैंक अकाउंट में जून 30, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन सा अपना जून 28, ठीक है। फिर उसके बाद सर जून 1, तो जून 1 से तो बहुत लेट आएगा 61 डेज, तो जून 28 हो गया। और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट 30, डेबिट हुआ 26 जून, और सर ये तो बहुत लेट होगा 61 डेज, ठीक है। तो देखो भाई ये तीसरा केस इंपॉर्टेंट था, इसमें जून 30 फॉर पार्ट पेमेंट एंड अगस्त 29 फॉर द बैलेंस पेमेंट। आगे आ जाओ, रजिस्ट्रेशन। अब सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर बहुत इजी। प्योर ऑयल जेली हैज सप्लाइड मशीनरी ऑयल्स एंड हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्योर ऑयल्स इज नॉट येट रजिस्टर्ड। तो मशीन ऑयल्स 15 लाख, हाई स्पीड डीजल 10 लाख, मशीन ऑयल्स मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स 10 लाख। तो 15, 10, 25, 25, 10, 35 लाख। क्या प्योर ऑयल्स को रजिस्ट्रेशन कराना है? भाई ये मशीन ऑयल्स गुड्स रहता है, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो और ये दिल्ली कोई वो 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी नहीं आ रहा है, तो भाई यहाँ पे 40 लाख की लिमिट लगेगी, और 40 लाख की लिमिट लगेगी तो आपका टर्नओवर तो 35 लाख है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर पूरा समझाना पड़ेगा कि भाई 10 लाख मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 20 लाख वो 6 स्टेट्स, और 40 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फिर समझाना पड़ेगा हमारा एग्रीगेट टर्नओवर है 35 लाख और थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सर रामेश्वरम कंपनी सेमीकंडक्टर आसाम में बनाते हैं, भाई आसाम में भी 40 लाख की लिमिट ही लगती है। फिर आ जाओ भाई, इंट्रा स्टेट करते हैं, 40 लाख कंफर्म हो गई। धंधा चालू करा 14 मार्च को, टर्नओवर 10 लाख, हमको 40 लाख से मतलब है। अप्रैल 28 को 40 लाख क्रॉस हो गया। अब सर सेक्शन 25 रेड विथ रूल 10 बोलता है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। तो क्या आपने अप्लाई, अरे वाह आपने तो बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने टाइम पे अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट रिवाइज इनवॉइस? 28 अप्रैल से लेकर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला 29 मई, इस पीरियड का आप रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीना कहाँ से देखना है? 29 मई से 1 महीना देखना है, डेट इज 29 जून तक आप रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो। बोलो माता रानी की जय। तो सर सबसे पहले इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो रहेगा हमारा 28 अप्रैल। रिवाइज इनवॉइस का कौन सा पीरियड है? 28 अप्रैल से लेकर मई 29 तक आप रिवाइज इनवॉइस बनाओगे, और कितने टाइम तक? 1 महीना फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज जून 29, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक अलग से वीडियो भी डला हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी नाम से, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये कुछ स्पेसिफिक चार्ट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एज पर सीजीएसटी एक्ट, विष्णु लिमिटेड वॉज नॉट मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। भाई साहब ने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया 12 फरवरी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 24 फरवरी को मिला, और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी लाइबिलिटी है 31,000। गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, भाई देखो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके एक दिन पहले जो भी आपके पास स्टॉक है उसका क्रेडिट मिलेगा। मतलब 23 फरवरी को जो भी आपके पास इनपुट्स है उसका क्रेडिट मिलेगा। बस शर्त यह है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इनवॉइस 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। कैपिटल गुड्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, देखना ही नहीं है। इनपुट्स कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स हेल्ड प्रोक्योर्ड ऑन 13 फरवरी 2023। सर जी हम कहाँ पे हैं? तो हम 23 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो 23 फरवरी 13 फरवरी 20, सर ये तो 1 साल पुराना हो गया, तो भाई ये 1 साल पुराना हो गया, इसका भी क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। सर इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर, हाँ भाई इसका क्रेडिट दे देंगे, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो 2.5 लाख 6% सीजीएसटी एसजीएसटी। सर 1 फरवरी इसका भी क्रेडिट दे देंगे, 8 फरवरी इसका भी क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो भाई देखो ध्यान से, हम आपको
ये 2.5 लाख का क्रेडिट देंगे, 1 फरवरी 8 फरवरी उनका करस्पॉन्डिंगली क्रेडिट दे देंगे, टोटल आईटीसी आ जाएगा। सेट ऑफ करना बच्चे को आता है कि सेट ऑफ कैसे करते हैं, आउटपुट लाइबिलिटी दी हुई है, आईटी से सेट ऑफ करना है और नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें वो 1 साल वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। DEF Private Limited, a registered supplier of goods in Pune, Maharashtra, has furnished the following details for the month of January. सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई इंट्रा स्टेट है, CGST SGST लगेगा, रेट क्या है 9%, तो इंट्रा स्टेट है CGST SGST लगाओ। उसके बाद F Limited of Mumbai has promised to DEF to complete the contract within 3 months, but they cannot able to complete, so DEF receive the consideration for non performance of contract. सर ये जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये Schedule 2 स्पेसिफिकली बोलता है अगर आपका अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो और कंसिडरेशन ना हो तो जीएसटी नहीं आता। अब सर भाई ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है ना इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि इसका अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है, तो ये अलग से कोई एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इस 2 लाख के ऊपर देयर वुड बी नो जीएसटी। रीजन यही लिखना है, लिक्विडेटेड डैमेजेस और ये सब। सर वेरी इंपॉर्टेंट, DEF had provided services of booking of flight। भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट फॉर एम्प्लॉय ऑफ एच एंटरप्राइजेस, और कौन सी क्लास, इकोनॉमी क्लास, फ्रॉम बगदोगड़ा टू पुणे महाराष्ट्र। तो ये इकोनॉमी क्लास में जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है इसके ऊपर जीएसटी आएगा। आप ये मत बोलना सर ये एग्जेम्प्ट होता है, भाई वो एग्जेम्प्ट होता है बट ये सर्विसेज है, हम टिकट की बात नहीं करें, हम सर्विस चार्ज की बात करें, तो इस 20,000 के ऊपर जीएसटी आएगा। और क्या आएगा सर, भाई बगदोगड़ा से फ्लाइट करी है अज्यूमिंग रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ओहो रजिस्टर्ड इन दिल्ली भी लिखा हुआ है साफ साफ, मतलब सर पुणे दिल्ली IGST लगेगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 लगेगा जनरल सेक्शन, तो ये 20,000 पे IGST आएगा। ठीक है आगे आ जाओ। सर DEF had purchased the goods worth 5 lakh, now R Limited issued डेबिट नोट। सर डेबिट नोट की तारीख अलग होती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तारीख अलग होती है। डेबिट नोट 15 जनवरी आपको क्रेडिट डेबिट नोट की तारीख के हिसाब से मिलेगा, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डेबिट नोट गुजरात पुणे ITC IGST लगेगा, क्रेडिट मिलेगा, तो देखो 25,000 इसका। ठीक है ITC का ओपनिंग बैलेंस एज इट इज कॉपी करना रहता है, वहां पे दिमाग नहीं लगाना, तो जो लिखा हुआ है 25 25 30 एज इट इज वो लिख दो आप, 25,000 25,000 और 30,000। ठीक है आगे आ जाओ। सर DEF ने पूरी की पूरी यूनिट एज ए गोइंग कंसर्न भेज दी, भाई एज ए गोइंग कंसर्न भेज देते तो एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर नो जीएसटी। DEF had provided services to Mr. Y रजिस्टर्ड इन पंजाब टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई। सर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर IGST लगाओ। अमाउंट टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विस, भाई ये परचेस है तो ये हमने पेमेंट करा है। ठीक है तो ये थोड़ा सा इंग्लिश है, तो भाई ये 6 लाख के ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा इंट्रा स्टेट सर्विसेज। तो सर ये जो 6 लाख रुपए हैं इस पे 9% का क्रेडिट मिल जाएगा। इसका ये अजम्पशन मत लगाना कि सर ये सेल है। कन्फेक्शनरी आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट, सर कन्फेक्शनरी आइटम का ITC ब्लॉक्ड रहता है। ठीक है ओपनिंग ITC, बस हो गया क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन मेरे को करवाना था, तो टोटल आउटपुट टैक्स फिर ITC, इसमें पेमेंट नहीं निकालना था, बस आउटपुट टैक्स और ITC ही निकालना था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। Consult Easy Services Private Limited, a company registered under GST, offers business consultancy, digital marketing and project management services across India. सबसे पहले consultancy services for market analysis, तो consultancy services दे रहे हैं to XYZ Limited interstate 4.5 लाख। ठीक है Additionally company paid 4,500 as professionals tax। भाई सारा CGST SGST IGST UTST कंपनसेशन सेस को छोड़ के जो भी टैक्स है वो जुड़ेगा, तो 4.5 लाख प्लस 4500 जोड़ेंगे और रिकवर भी करा है और इंटर स्टेट है तो IGST लगाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें टोटल वैल्यू आउटपुट टैक्स नेट GST पेबल निकालना है।
तो कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालना है, तो 4,500 जोड़ दो। उसके बाद सर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च इवेंट्स, और लॉन्च कहाँ पे होने वाला है, बेस्ड इन राजस्थान, अनरजिस्टर्ड है, तो सर इवेंट का अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे जहाँ पे लॉन्चिंग होगी वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 3 लाख की फीस है। आउट ऑफ द अग्रीड फीस एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए, द कंपनी वॉज लाइबल टू पे द सेम। हाँ तो ठीक है ना भाई, 275 में 25,000 रुपये जुड़ेगा, 3 लाख रुपए। और इवेंट कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान, तो राजस्थान हाँ ठीक है ना भाई, अब ये मानना पड़ेगा राजस्थान में हो रहा है, तो ये 3 लाख रुपए इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगे, और राजस्थान है तो CGST SGST की बात करेंगे। हम भी राजस्थान के रहने वाले ना, ओ हम तो मुंबई महाराष्ट्र के, तो IGST, तो पहले ट्रांजैक्शन पे भी IGST लगेगा और दूसरे ट्रांजैक्शन पे भी IGST लगेगा। आगे आ जाओ। ट्रैवलिंग पेमेंट फॉर द टीम, एम्प्लॉय इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रैवल टू कलकत्ता फॉर क्लाइंट and claimed a reimbursement of the same from the company. As a policy, company charge such expenses from the client on actual basis. भाई कंपनी ने 50,000 रुपये क्लाइंट से लिए, इससे GST लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। और कलकत्ता तो ठीक है IGST लगाओ, तो इस 50,000 पे भी GST लगेगा, नो मैटर वॉट। डिस्काउंट पास्ड ऑन टू कस्टमर, सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड टू कस्टमर अमाउंटिंग टू 50,000। कस्टमर हैज नॉट रिवर्स ITC, कस्टमर ने ITC रिवर्स नहीं करा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट पेमेंट चार्जेस, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज अ लेट पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सर ये लेट पेमेंट चार्जेस को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा, और जनरली इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, पर यहाँ पे इन्होंने इंक्लूसिव नहीं माना है, एज इट इज इन्होंने ऐड करा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ प्रोवाइड नहीं करा है। क्वेश्चन में साफ बोले कंपनी रिसीव्ड इतना अमाउंट, ठीक है। सर कार परचेस करी, कार का ITC आपको नहीं मिलेगा। सर इंश्योरेंस, भाई जब कार का ITC नहीं दिया तो उसके ऊपर जो इंश्योरेंस है उसका ITC भी नहीं मिलेगा। सर इंटर स्टेट सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस GST 45,000, हाँ तो ये वाला क्रेडिट आपको मिल जाएगा 45,000। सर स्पॉन्सरशिप, कंपनी ने स्पॉन्सर करा स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ पे 2 लाख दिए इवेंट ऑर्गेनाइजर को। अब सर स्पॉन्सरशिप में अगर रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो RCM आता है। भाई हम तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमारे ऊपर यहाँ पे 2 लाख में क्या आएगा, RCM, और ये ITC भी इसका आपको मिल जाएगा, तो ITC भी मिलेगा और RCM में आएगा। मतलब सर एक तो 45,000 का GST और ये 2 लाख के ऊपर ऑल ट्रांजेक्शन और इंटरेस्ट रेट, तो ये 2 लाख के ऊपर 18% 36,000 का ये GST का क्रेडिट आपको मिलेगा। तो देखो भाई ध्यान से, एक तो ये 45,000 का क्रेडिट मिलेगा और 36,000, टोटल क्रेडिट हो गया 81,000। अब सर टोटल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई निकाल लो, 9,04,500, सब इंटरेस्ट रेट है, तो इसका 18% हो गया हमारा 162810। अब इसमें से आप माइनस करोगे 81,000, और 81,000 माइनस करने के बाद आखिरी में यह RCM वाला ऐड करना ना भूलें, ठीक है। इसको फाइनल ऐड करना पड़ेगा क्योंकि RCM में पेबल है, तो ये फाइनल नेट GST पेबल आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ सर, आगे हमारा टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सबसे पहला, फैशन क्वीन लिमिटेड इज डीलिंग इन बेबी प्रोडक्ट्स, हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 40 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टैक्स कंसल्टेंट ने बोला ई इनवॉइस बनाओ, ये बोल रही इनवॉइस नहीं बनाना। भाई फैशन जी, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जब से GST आया है तब से अगर कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। दूसरा सर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 52 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको कमेंट करना है कि बनाना है या नहीं। सर अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही है B2B है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन लेके रखा है वो एज अ TDS डिडक्टर लेके रखा है, तो यहाँ पे भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछ रहा है, किस किस को ई इनवॉइस नहीं बनाना, तो ये इन्होंने बताया किस किस को नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। सर SEZ, इंश्योरेंस, GTA, इसको हमने कैसे याद रखा था, पिग मतलब सुअर, और सुअर गंदा है, ठीक है। पिग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरर बैंकिंग,
GTA, पिग मतलब सुअर, सुअर बोले तो SEZ यूनिट, ठीक है। और सुअर गंदा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी। और पिग को देखने कहाँ जाओगे, सिनेमा में जाओगे, तो सिनेमाटोग्राफी फिल्म, ठीक है। बट सर ये सब सप्लायर है, सप्लायर, ये सप्लायर है। बट भाई अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेसिपेंट है जिसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ TDS डिडक्टर, B2B ट्रांजैक्शन है, ई इनवॉइस की बात होगी। सर इज डायनामिक QR कोड एप्लीकेबल टू द सप्लायर हु इशू इनवॉइस टू अनरजिस्टर्ड? भाई B2C में ही डायनामिक QR कोड एप्लीकेबल होता है, बस टर्नओवर आपका 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 500 करोड़ से ज़्यादा, कहाँ कहाँ पे डायनामिक QR कोड नहीं चाहिए? तो यहाँ पे भी वो तो है, इंश्योरेंस, GTA, पैसेंजर, एडमिशन और OIDAR। यहाँ पे याद रखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को हटाया नहीं है और OIDAR वाले को यहाँ पे जोड़ा गया है। और यहाँ पे SEZ नहीं है, और ऊपर SEZ यूनिट है, SEZ डेवलपर नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ टैक्स। Sahil, a supplier of taxable goods in Karnataka, got registered in the month of September and wishes to pay his IGST liability for the month. Since he is making the GST payment for first time, he is of the view that he needs mandatorily have the online banking facility of GST, offline payment not permitted. आपको साहिल को बताना है क्या मैनुअल चालान GST में अलाउड है? साहिल भाई मैनुअल चालान तो GST में अलाउड नहीं है। सर GST में वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान 15 डेज। क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मेजर और माइनर एंड? हाँ भाई, GST PMT 09 की मदद से आप क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इन्होंने बताया आप कैसे जमा कर सकते हो। नेट बैंकिंग, UPI, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT, ओवर द काउंटर पेमेंट अप टू 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड। और मैनुअल और फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर द GST रिजिम। और चालान 15 दिन के लिए वैलिड है। और GST PMT 09 से आप करस्पॉन्डिंगली क्रॉस में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। सर रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज ऑन रूल 86B और रूल 86B के एक्सेप्शन। रूल 86B बोलता है कि आप मैक्सिमम कितना ITC यूज कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम कितना ITC यूज कर सकते हो? जितना ITC अवेलेबल है, और 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, है ना, तो वो आप मैक्सिमम ITC यूज कर सकते हो। और इसके एक्सेप्शन क्या क्या है? अगर इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा हुआ है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, और वो भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की टाइम लिमिट के अंदर अंदर, सर किसने पे कराओ? रजिस्टर्ड पर्सन, कर्ता, प्रोप्राइटर या एनी ऑफ द 2 पार्टनर्स, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सर अगर आपको 1 लाख से ज्यादा रिफंड मिला है, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर, मतलब जो इनपुट पे GST का रेट है वो ज्यादा है, आउटपुट पे कम है। अगर आपने क्यूमुलेटिवली 1% से ज्यादा पेमेंट करा हुआ है, तो भाई अगर हमने क्यूमुलेटिवली ऑलरेडी 1% से ज्यादा पास में पेमेंट करा हुआ है, तो भी हमारे ऊपर रूल 86 भी नहीं लगेगा। और स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ पे भी रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। Mr. Manik provides the following information regarding tax and other liabilities as per e-liability register. Tax due for the month of May, interest penalty। माणिक को डिमांड नोटिस क्लियर करना है। माणिक भाई ऐसा नहीं होता है, पहले पुराने पाप में पहले टैक्स, फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, फिर नए पाप में भी पहले आपको टैक्स क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट, लेट फीस, और 73, 74 आखिरी में पे होगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसी प्रायोरिटी आपकी चलेगी। तो सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रीवियस टैक्स पीरियड, सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, करंट टैक्स पीरियड और एनी अदर अमाउंट अंडर 73 और 74। तो पहले मई, फिर जून और फिर आखिरी में आपका नोटिस। प्रायोरिटी फिक्स है, ऐसे ही पे करना पड़ेगा। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हैज बीन फाइल्ड बाय अवीशा लिमिटेड विद इन द ड्यू डेट विच इज 20 फरवरी। It come to notice that tax due for the January has been short paid by 16,000। इसको बाद में रियलाइज हुआ कि हाय राम, गलती हो गई, 16,000 का शॉर्ट पे करा। अब ये शॉर्ट पे इन्होंने कैसे करा? कैश लेजर में 12,000 है, क्रेडिट लेजर में 4,000 है। Assume that e-cash ledger and credit ledger carry the sufficient balance. You are required to calculate the amount of interest payable if any under section 50 and rule 88B of CGST rule 2017। भाई देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपने रिटर्न डीले फाइल करा
यहाँ पे रिटर्न डिले फाइल करा, और डिले फाइल करने में आपने बाद में आपको रियलाइज हुआ कि भाई हो गया अपना गूफ, ठीक है, तो सर आपका जो इंटरेस्ट है ना वो हम नेट पेमेंट पे लगाएंगे, डेट इज 4,000 काट के 12,000 पे लगाएंगे। बट सर अगर आपने रिटर्न पहले जल्दी जल्दी फाइल कर दिया और आपको बाद में रियलाइज हुआ, तो जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो टोटल कितने पे लगाएंगे, 16,000 पे। अब यहाँ पे देखो क्या है सर, भाई आपने जल्दी जल्दी फाइल कर दिया और सेकेंड ऑप्शन में आपने रिटर्न लेट फाइल करा, तो लेट फाइल करा सही है, बट सही फाइल करा ना आपने। तो यहाँ पे जो पहला केस है वहां पे पता है इंटरेस्ट कितने पे आएगा, टोटल 16,000 पे इंटरेस्ट आएगा 18%, और जितना दिन डिले करा फरवरी है तो 20 फरवरी से लेकर मार्च, तो फरवरी में लीप ईयर को इग्नोर करना है क्या, अच्छा लीप ईयर है तो 9 दिन और मार्च के 20 दिन, 29 डेज का आपको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। और सर इफ GSTR 3B हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली, तो भाई अब अगर आपने लेट फाइल करा है पर सही फाइल करा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो पता है किससे लगेगा, तो वो इंटरेस्ट लगेगा आपका ये 4,000 माइनस करने के बाद जो 12,000 है उससे आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अगले केस में कितना लगेगा, 12,000। एक और चीज, अभी एक अमेंडमेंट आया है कि अगर आपके पास ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, तो ये तो इन्होंने बताया कि शॉर्ट पेमेंट ऐसे पे करा है, पर अगर आपके पास ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है और रिटर्न लेट फाइल करा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर सफिशिएंट अमाउंट पड़ा है। व्हाट इफ अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि भाई इसके पास ई कैश लेजर में 20,000 रुपए ऑलरेडी पड़े थे, बस इसने रिटर्न लेट फाइल करा, तो भूल जाओ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सपोज करो ये बोलो इसके पास ई कैश लेजर में 8,000 रुपए 8,000 रुपए पड़े थे, तो जो इंटरेस्ट है वो 16 पे नहीं लगेगा, 16 में से 8 गए उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल, सर सबसे पहले कंपोजिशन वाले को कौन कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड्स नहीं रखने, स्टॉक ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ टैक्स। स्टॉक ऑफ गुड्स में कौन सा गुड्स रिसीव हुआ, सप्लाई हुआ, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ बाय गिफ्ट, ये सब रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। और डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग टैक्स, रिवर्स चार्ज, टैक्स कलेक्टेड, ITC क्लेम्ड, ये सब भी आपको डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट। द प्रोपराइटर ऑफ धनंजय सोल्ड TMT आयरन बार्स to retailer in Maharashtra at a value of 40,000. As per the agreement of sale, goods are to be delivered at the premises of retailer. Transportation cost is 7,000. तो भाई से कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सेक्शन 15 के हिसाब से निकलती है, तो 40,000 में 7,000 जोड़ा 47,000 और प्लस 18%, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में CGST SGST भी जोड़ना पड़ता है, तो कितना आ गया 55,460। ये 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे हमको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। मिस्टर शंभू, अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर GST इन दिल्ली, is engaged in wholesale business of toys for kids. Mr. Nandi, registered in Patiala, a regular return filer. ठीक है सर। Mr. Shambhu paying the tax has not filed GSTR 3B for last 2 month. तो लास्ट 2 मंथ के लिए इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करा है, तो नंदी को ई वे बिल जनरेट करना है। क्या नंदी कर सकता है? हाँ भाई नंदी कर सकता है, शंभू नहीं कर सकता, क्योंकि रूल 138 ये बोलता है जिसने डिफॉल्ट करा वो नहीं कर सकता, पर सामने वाली पार्टी तो कर सकती है। तो ऑल्सो मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर शंभू फॉर परचेसिंग टॉयज अमाउंटिंग टू 75,000 फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न गिफ्ट। शंभू वांट्स टू जनरेट ई वे बिल। तो भाई शंभू तो नहीं कर सकता कोई से भी सिचुएशन में, तो रूल 138E यही बोलता है कि आपका जो ई वे बिल है वो ब्लॉक कर देंगे। कब कब सर ब्लॉक कर देंगे? अगर आपने डिफॉल्ट करा है, सप्लायर इज डिफॉल्टिंग, रेसिपिएंट डिफॉल्टिंग, जिसने डिफॉल्ट करा है उसका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। अब सर पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, जिसने 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक टैक्स पे नहीं करा, तो जिसने 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक टैक्स पे नहीं करा तो उसका हम ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक कर सकते हैं, पर रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर कर सकता है। तो यहाँ पे किसके लिए ब्लॉक है भाई? तो हमारा जो शंभू है ना, शंभू के लिए ब्लॉक है। नंदी तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है, शंभू हमारा ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि इसने पास 2 मंथ से GSTR 3B भरा नहीं है।
रूल 138 याद हो तो लिख के आना भाई। टीडीएस एंड टीसीएस, काफी बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने टीडीएस और टीसीएस का। मनीहार इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, engaged in supply of goods and services exclusively to government department। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नोटिफाइड पर्सन है तो टीडीएस की बात तो होगी। अब टीडीएस की बात तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जीएसटी नहीं आता, और एक जगह टीडीएस नहीं लगता अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगता। सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कलकत्ता, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,60,000। भाई ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी हटाओ तो सर जीएसटी का रेट कितना है 18%, तो 2,60,000 को डिवाइड कर दो 118% से, भाई कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। उसके बाद सर 2,95,000, फटाफट से 295 को डिवाइड कर दो 18%, 118 से। सर 2.5 लाख से ज़्यादा टीडीएस लगता है, यहाँ पे भी टीडीएस की बात नहीं होगी। सर हैवी मशीनरी टू पीएसयू 590, 2.5 लाख से ज़्यादा टीडीएस की बात होगी। 25,000 रुपये पे टीडीएस जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर चेक इधर करना है, पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। सर उत्तराखंड हम कहाँ के रहने वाले हैं भाई, हम दिल्ली, तो आईजीएसटी और टीडीएस का रेट कितना है 2%, सीजीएसटी 1, एसजीएसटी 1, आईजीएसटी 2%, तो 25,000 का 2% ये 500 रुपये, ठीक है। फिर आगे आ जाओ सर, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक अ सोसाइटी एस्टेब्लिश, हाँ भाई जो सोसाइटी है वो भी हमारा नोटिफाइड पर्सन है, तो यहाँ पे भी सर टीडीएस की बात होगी। दिल्ली है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ ना, तो 50,000 का 1% यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ सर, इंटीरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। भाई सुनो ध्यान से, सप्लायर दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है क्योंकि 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर रेसिपिएंट आंध्र प्रदेश का है। तो अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के पर रेसिपिएंट दूसरी स्टेट का है तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा, नो मैटर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट टू अ वेस्ट कार्ड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 9,75,000, बुक 7 लाख की है। सर अगर आपको याद हो गवर्नमेंट को अगर हम सप्लाई करते हैं और अगर गुड्स का पोर्शन 25% तक है तो फिर नहीं, यहाँ पे गुड्स के पोर्शन वाली बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट को सप्लाई हो रही है क्या, तो पोस्ट ऑफिस को हो रही है, ठीक है। तो सर ये 7 लाख एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट पे जीएसटी लगता नहीं है। 2,72,000 टैक्सेबल है, भाई 272 को अगर हम 18% से डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से तो भाई 2,30,000, यहाँ पे भी आपको जीएसटी टीडीएस की बात नहीं करनी। मेंटेनेंस स्ट्रीट लाइट, हाँ ये रहा म्यूनिसिपल एरिया, तो भाई ये जो मेंटेनेंस और स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स का पोर्शन 25% तक है तो एग्जेम्प्ट करो, और जब एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पे टीडीएस की बात नहीं होती। पूरा समझाना पड़ेगा पहले आपको सेक्शन 51 कि सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज़्यादा जिसमें जीएसटी नहीं होता तो टीडीएस की बात होती है, और ये नोटिफाइड रेसिपेंट ये होंगे तो ही टीडीएस की बात होगी, एल्स कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। तो ये इनको रेसिपेंट बोलो या डिडक्टर बोलो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एजेंसी, अथॉरिटी सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश जहाँ पे 51% या मोर इक्विटी है, सोसाइटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू और मेटल स्क्रैप डीलर, ठीक है। और फिर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। डन, आगे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीसीएस। सबसे पहला, टॉप फैशंस अ डिजाइनर क्लॉथ डील रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इफेक्टेड सप्लाई थ्रू क्विक डील एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 1.5 लाख। सर 1.5 लाख के ऊपर टीसीएस की बात होगी, टीसीएस में कोई लिमिट विमिट का चक्कर नहीं होता। टीसीएस का रेट बदल गया है, टीसीएस का रेट है 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी, तो 375 सीजीएसटी, 375 एसजीएसटी, ये बात हो जाएगी हमारे टीसीएस की। सुपर बिल्डर्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, 430 में से एग्जेम्प्ट है 1,03,30, तो 330 पे टीसीएस की बात होगी। सर यहाँ पे हम भी तमिलनाडु के, कॉन्ट्रैक्ट भी तमिलनाडु का है, तो 330 के ऊपर 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो,
टेस्टी केटरर्स रजिस्टर सप्लाई ऑफ केरला, केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सर यहाँ पे 4.5 लाख, तो IGST 0.5%, यहाँ पे भी TCS की बात, यहाँ पे TCS की बात नहीं होगी, तो ये तो TDS TCS दोनों पूछ रहा है। तो TCS तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे TCS की बात होगी, यहाँ पे TDS की बात होगी, क्योंकि सर और यहाँ पे भी TDS की बात होगी। तो यहाँ पे इसलिए जो TDS है, ओ हो 430 में से 1 लाख गया, 330 का 1% 3300 CGST और 3300 SGST। और राजा यहाँ पे भी हम TDS की बात करेंगे क्या? तो ये वही है कि हमने केरला के हैं और केटरिंग सर्विसेज केरला, और आंध्र प्रदेश तो वही लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम है, और रेसिपेंट कहीं और का है, तो TDS की बात नहीं होगी। एग्जाम में देख लेना कि भाई ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो TCS, और अगर नोटिफाइड पर्सन तो फिर TDS। रिटर्न सर सबसे पहला, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज डीबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल्स इन GSTR 1 और IFF। तो कहाँ कहाँ डीबार्ड कर देंगे? अगर आपने GSTR 1 पिछले पीरियड का फाइल नहीं करा, डीबार कर देंगे। GSTR 3B फॉर द प्रीसीडिंग 2 मंथ फाइल नहीं करा, डीबार कर देंगे। QRMP स्कीम में हो और आपने GSTR 1 और IFF आपको फाइल करने नहीं देंगे अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का GSTR 3B फाइल नहीं करा है। फिर सर अगर आपका जो भी लाइबिलिटी है उसमें अगर आपने 86B का वायलेशन करा है, तो उस 86B के वायलेशन में भी हम आपका GSTR 1 और IFF को डीबार कर देंगे। ठीक है, मतलब रूल 86B का आपने उल्लंघन करा है। आगे आ जाओ। मिस्टर सुमित रजिस्टर्ड डीलर है, QRMP स्कीम में जाना चाहता है। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ QRMP, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग QRMP। तो भाई अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, QRMP ले सकते हो। आपने जो रिटर्न है फॉर प्रीसीडिंग मंथ वो पे कर दिया होना चाहिए। हर क्वार्टर में आपको ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना। सर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है 2 महीने पहले, 1 महीने बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मई जून की, तो 2 महीने पहले डेट इज 1 फरवरी, और 1 महीने बाद मतलब 30 अप्रैल। तो 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप QRMP एक्सरसाइज कर सकते हो अप्रैल मई जून के लिए। फिर व्हाट डू मीन बाय GSTR 1A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आपसे GSTR 1 में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप 1A भर सकते हो। 1A का टाइम लिमिट क्या है? जब 1 भरा उसके बाद खुल जाएगा 1A टिल द डेट ऑफ GSTR 3B। तो 1A ऑप्शनल है, सिर्फ एक बार फाइल कर सकते हैं। 1A में गलती हो गई कुछ नहीं कर सकते। GSTR 1 में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसको अमेंड कर सकते हैं। जो GSTR 1A में आप लाइबिलिटी चेंज करोगे वो करस्पॉन्डिंगली 3B में भी रिफ्लेक्ट होगी। सर GSTR 2B में ITC मिलेगा सामने वाले को? हाँ जी ITC भी मिलेगा। GSTR 1A का कोई ड्यू डेट नहीं है, मंथली बेसिस पे 1A कब ओपन होगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 विच एवर इज लेटर से लेकर जिस दिन आप GSTR 3B फाइल करोगे वहां तक आपका GSTR 1A ओपन होगा। और QRMP के लिए यही सेम चीज क्वार्टरली चलेगी। ठीक है, ये 1A एक बार बहुत ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि 1A का क्वेश्चन आने का चांस बनता है। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थोड़े से टफ कैटेगरी के हैं ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गरिमा हैज़ अ रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात, और गरिमा ने हमारी कार परचेज करा है फ्रॉम कियारा मोटर्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन। गरिमा टुक द डिलीवरी ऑफ कार एंड रिटर्न विद कार टू हर रेसिडेंस इन भावनगर। एड्रेस ऑफ गरिमा रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस मेंशंस ओनली नेम ऑफ स्टेट। सर सेक्शन 10(1) ये बोलता है अगर ओवर द काउंटर है, अनरजिस्टर्ड है, और अगर सिर्फ एड्रेस भी अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस गुजरात हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, खत्म बात। आगे आ जाओ। आकार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर wants to display the product of its client at most prominent places in different states. It took on right to use the space on the hoardings mounted on fixed space attached to earth situated in Udaipur, Rajasthan. Very very important. सर हमने right to use the space लिया, हमने space खरीदी है भाड़े पे। अगर हमने space भाड़े पे खरीदी है तो सेक्शन 12(3) लगता है, that is location of immovable property, place of supply बनता है। तो सर यहाँ पे उदयपुर राजस्थान एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश ये बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यही पूछ रहा है भाई, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस फलाना ढिमका।
तो पहला तो ये बता दिया भावनगर गुजरात स्टेट का नाम है, हाँ तो ये रहा भावनगर गुजरात। और दूसरा इन्होंने बताया है कि सर सप्लाई सेल ऑफ स्पेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है सर, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है उदयपुर और ग्वालियर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उदयपुर एंड ग्वालियर। फिर सर मोहन ने इंट्रा स्टेट सप्लाई करा 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू अ पीएसयू। इंक्लूसिव तो सर अगर हम जीएसटी हटा दें 13,57,000 में से तो 11,50,000 सर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा है टीडीएस की बात होगी। टीडीएस की बात सर आपको कैसे मालूम पड़ता है, अरे ये लिखा है ना पीएसयू, पीएसयू नोटिफाइड पर्सन है। कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 11,50,000 डिवाइड बाय 5 तो 2,30,000। अच्छा टीडीएस लगेगा क्योंकि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखना है, तो क्या टीडीएस लगेगा, हाँ जी टीडीएस लगेगा। सर क्या लगेगा, तमिलनाडु और इंट्रा स्टेट है तो 2,30,000 पे आपका 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी। तो देखो भाई यहाँ पे पूरा समझाया, और 2,30,000 2300 सीजीएसटी एसजीएसटी, और 10 दिन आफ्टर द एंड ऑफ मंथ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को कौन कौन से रिकॉर्ड रखने, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन जिसके बिहाफ पे आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा, डीवीक्यू ऑफ गुड सर्विसेज रिसीव्ड, जो आपको रिसीव हुए हैं उनका डीवीक्यू, और जितने आपने यूटिलाइज करे हैं उनका डीवीक्यू, फिर आपको कितना कितना पेमेंट मिला है इन रिगार्ड्स टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर जिससे आपको गुड्स और सर्विसेज मिले हैं। सर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेक्टिफिकेशन एक्सेप्शन टाइम लिमिट, तो भाई अगर आपसे कुछ भी जीएसटीआर 1 में गड़बड़ हो जाती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो अंडर टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11। और ये जो रेक्टिफिकेशन है उसका आपको करस्पॉन्डिंगली टैक्स अगर पे करना आया तो पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। सर टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन की, तो 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब सर एक्सेप्शन टू रेक्टिफिकेशन, आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी बाय टैक्स अथॉरिटीज। अगर टैक्स अथॉरिटीज ने आपका ऑडिट कर लिया है, स्क्रूटनी में अगर आपने पाया गया और आपने फिर सही कर दिया तो फिर सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रविंद्र भोपाल मध्य प्रदेश एग्जामिशन का क्वेश्चन है सर सिलेक्टर, तो भाई प्लेयर, अंपायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर ये एग्जाम्ड होता है। सिलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर टैक्सेबल होता है। प्योर लेबर सर्विसेज, इंडिपेंडेंट रेसिडेंशियल यूनिट ये एग्जाम्ड हो जाएगा। वेयर हाउस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन और रेंटल इनकम 75,000। सर ये जो शुगर केन का जो उसको वेयर हाउस मिला है तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो वेयर हाउसिंग होते हैं वो भी एग्जाम्ड होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्लम इंप्रूवमेंट, सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन की सर्विस देते हैं, एग्जाम्ड होता है। 1,50,000 वेस्टर्न डांस, सर क्लासिकल होता है और 1.5 लाख रुपए तक एग्जाम्ड पर वेस्टर्न है तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो बस यही है भाई, 5 लाख और 1,25,000 ये हो गया 6,25,000। फिर आ जाओ भाई, मिस्टर जॉय अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कलकत्ता वेस्ट बंगाल sends a courier through Kolkata, West Bengal to his sister in Mumbai। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जहां से आपने गुड्स दिए अनरजिस्टर्ड के केस में तो आपने कलकत्ता से दिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा कलकत्ता। सर मिस्टर नितिन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइड्स एट रेवा मध्य प्रदेश बुक्स अ 2-वे एयर टिकट जर्नी फ्रॉम प्रयागराज टू जयपुर। अच्छा अनरजिस्टर्ड के केस में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जहां से आप चढ़े, तो प्रयागराज से आप चढ़े ऑन 11 सितंबर एंड लैंड इन जयपुर, और फिर जयपुर से चढ़े तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई, एक प्रयागराज और एक जयपुर। तो सर एक तो रहा हमारा प्रयागराज और फिर एक जयपुर। रिमझिम लोकेटेड इन लखनऊ परचेज अ मशीन फ्रॉम मानव लोकेटेड इन जयपुर। सर 10(1)D बोलता है मशीनरी जहां पे इंस्टॉल होगी, असेंबल होगी वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। आगे आ जाओ सर, मेहुल इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी in UP and a monthly return filer is making taxable supply. It furnished the detail of outward supply in GSTR 1 on 11th February. However, on 14th February, accountant noticed that one invoice issued to Vaishali for supply of goods of 1 lakh pertaining to January has been missed to be declared. ओ हो अब GSTR 1 में डिक्लेयर नहीं करा तो ये पूछ रहा है GSTR 3B के पहले हम क्या करें, भाई कुछ मत करो 1A भर दो।
तो क्या मेहुल जीएसटीआर 1A भर सकता है? हाँ जी 1A भर सकता है, और जैसे ही 1A भरेगा तो सामने वाले को रिफ्लेक्ट होगा। हाँ सर रिफ्लेक्ट होगा, पर भाई 14 फरवरी के दिन 2B दिख जाता है, तो आप 14 फरवरी के बाद 1A भरोगे, तो जो फरवरी का महीना है ना उसका जो 2B आएगा वो 14 मार्च, तो सामने वाली मैडम को 14 मार्च के दिन आपका ये आईटीसी दिख जाएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा सर, अगर आपसे जीएसटीआर 1 में कुछ गड़बड़ हो गई है और अभी जीएसटीआर 3B भरना बाकी है, तो आप जीएसटीआर 1A भर सकते हो। जीएसटीआर 1A कब भर सकते हो? ऑन और आफ्टर 14 फरवरी, बट बिफोर जीएसटीआर 3B, डेट इज 20 फरवरी के पहले पहले। और जैसे ही जीएसटीआर 1A आप भरोगे तो सामने वाले को 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर 2B फरवरी में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सर आपका ये 14 फरवरी को पाया गया ना। अगर ये सपोज करो 11 फरवरी होता, आप 12 को भी भर देते तो सामने वाले को फिर दिख जाता आपके 14 फरवरी तक होते होते, पर अभी तो नहीं दिखेगा भाई। तो सर यहाँ पे वैशाली ट्रेडर्स को बाद में जीएसटीआर 2B मंथ ऑफ फरवरी जो 14 मार्च को खुलेगा वहां पे उसको दिख जाएगा। हृदय ने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है पर धंधा चालू नहीं करा टिल द मंथ ऑफ सितंबर। तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन अगर 6 महीने तक धंधा चालू नहीं करते हैं तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और कहाँ कहाँ प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? तो सही बात है भाई, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर धंधा चालू करना रहता है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और बहुत सारे केसेस हैं सर, कंपोजिशन स्कीम है, 3 महीने हो चुके हैं फ्रॉम द ड्यू डेट, आपने रिटर्न फाइल नहीं करा। सर रिटर्न फाइल करना था 39(1) में, जीएसटीआर 3B 6 महीने तक फाइल ही नहीं करा, QRMP में 2 क्वार्टर तक फाइल नहीं करा। सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है, 6 महीने तक धंधा नहीं चालू करा। फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ एक्ट से रजिस्ट्रेशन लिया है। रूल 10 है, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड नहीं करी। सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, सर धंधा कर रहे हो वो प्लेस से जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताई नहीं। और भी बहुत सारे रीजन है, कोई भी 5 रीजन आप बता सकते हो। Ramu Limited, a registered entity, has demerged its operation from 31 October. Registration has been cancelled suo motu by proper officer. Order of cancellation was passed on 4th November and was served on 7th November. Ramu wishes to apply for revocation on 4th February. नहीं भाई, टाइम बार्ड नहीं है, आप 90 दिन के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 4 और 7 नवंबर को आपको सर्व हुआ, तो 7 नवंबर से 90 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हो। और 4 फरवरी 90 दिन ही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवोकेशन 90 दिन, और ये 90 दिन असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन के बाद और 180 दिन बढ़ सकते हैं, मतलब 90 + 180 डेज। तो हाँ भाई, इसने टाइम लिमिट में फाइल करी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल 88D, सर रूल 88D क्या होता है भाई? जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी दिख रहा है वो आपको लेना है। 2B में जो दिख रहा है आपने 3B में ज़्यादा ले लिया, तो अगर आपने 3B में ज़्यादा ले लिया तो या तो ये एक्सेस आईटीसी को रिवर्स करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करो, या इसका रीज़न बताओ 7 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने ये पे कर दिया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो अगर आपने रिप्लाई फर्निश करा विद इन 7 दिन, अब 7 दिन के अंदर अंदर अगर सामने वाला प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपके ऊपर 73-74 का नोटिस आएगा और रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। हैप्पी कंस्ट्रक्शन, अ रजिस्टर्ड बिल्डर, has got a permission to build 5 floors from municipal project for one of its project at Suraj Nagar. Aditya Construction, a neighboring housing projects, approach happy to discuss regarding blockage of sunlight. तो भाई 5 फ्लोर की परमिशन है और इन्होंने बोला भाई हमारा सनलाइट ब्लॉक हो रहा है और 5 फ्लोर की जगह आप सिर्फ 3 फ्लोर बनाओ, उसके रिगार्ड्स में हम आपको 20 लाख रुपए दे रहे हैं और 20 लाख के ऊपर एक ढेले का भी नहीं देंगे सर। टू डू एन एक्ट, रिफ्रेन एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा अगर एग्रीमेंट होगा और कंसिडरेशन होगा। सर कंसिडरेशन तो है और एग्रीमेंट भी है क्या? तो सर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट होगा ऐसा मानना पड़ेगा अपने को। तो एक्सप्रेस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो जीएसटी आएगा। अब ये 20 लाख के ऊपर कुछ भी नहीं दे रहा है, मतलब ये 20 लाख के ऊपर जीएसटी शामिल है। तो शामिल है मतलब 20 लाख इंटू 9/118 CGST आएगा और 20 लाख अपॉन 9/118 SGST आएगा। और कंडीशन वही एग्रीमेंट और कंसिडरेशन। तो कंडीशन सर एक्सप्रेस इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन द रिटर्न। अब दूसरी बात ये पूरा समझाना पड़ेगा सर, डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और रिफ्रेन एन एक्ट, इसको भी सर्विस माना जाता है और इसके ऊपर भी जीएसटी आएगा। और कितना आएगा? 20 लाख इंटू 9/118 और
वो CGST और 20 लाख इंटू 9/118 और वो SGST। ठीक है, इसी के साथ आपके टॉप 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं ये वाली फाइल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, फटाफट से आपके जितने भी दोस्त हैं कोई भी ग्रुप में हो सब फटाफट से जल्दी जल्दी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो, क्योंकि मैं आपको पूरी सबकी लिंक भेजूंगा, प्लेलिस्ट के लिंक, अमेंडमेंट के लिस्ट, RTP MTP सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला डिस्कशन खत्म होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।